हार्ट तो हार्ट स्टीम हो रही है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वो खुला रहने नहीं, इसे नहीं चलाइए। वो है स्टार्ट, हम इसमें देख ले रहे हैं ना। अब उसको वैसे कर दीजिए। चल रहा। बस ये उसमें छोड़िए। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस। ओके, चलो। तो आप सब लोग जल्दी से पहले मुझे कमेंट करके बता दो, आपको आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जल्दी से पहले फटाफट बता दीजिए। नहीं दोस्त, क्लास डेली हो रही है ना, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात ये है ना कि आजकल सारे के सारे काम मुझे तो करने पड़ते हैं। क्लास भी मुझे तो सेट करना है, कैमरा भी मुझे तो सेट करना है, लैपटॉप भी मुझे तो सेट करना है, बाकी कंटेंट बनाने का काम भी मेरा है। तो थोड़ा सा जो है चीजें जो है कह सकते हो कि जल्दी नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो नमस्कार, पहले सब लोग जल्दी से बताओ आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आज थोड़ा लेट हो गया, लेकिन क्लास धमाकेदार चलेगी, क्योंकि ये जो क्लास है ना ये जोश के साथ चलेगी आज। इसलिए जोश के साथ चलेगी कि आपको पता है कि CBT 2 और उसके साथ साथ ग्रुप डी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है ना। तो चलो फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो है क्या ना, डेली की तरह मैं शाम के 7 बजे, ठीक शाम के 7 बजे जीके और साइंस की बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 30 दिन तक मैं डेफिनेटली चलाने वाला हूं। उसके साथ साथ पीडीएफ भी मिलेगी आपको। साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो 50 नंबर आएंगे ना, क्या वो CBT 2 हो या फिर ग्रुप डी, दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन इसलिए है क्योंकि इसमें मैं जीके भी लेके आता हूं, उसके साथ साथ साइंस के क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है। नमस्कार। तो जल्दी से बताइए सब लोग, कमेंट करके मुझे बताइए आप सबको आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर है, और जल्दी से फटाफट बता दो। और उसके साथ साथ हाँ, मैं एक दो बच्चों के नाम पढ़ लेता हूं, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। और थोड़ा भाई सेशन को पहले शेयर कर दीजिए जल्दी से, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है जल्दी से पहले फटाक से शेयर कर दीजिए। वाह भाई वाह, हम लोग 50 के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं, है ना। आज का हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्त, वो 200 प्लस रहेगा। तो आज आप लोगों को 200 प्लस स्टूडेंट कम से कम करना है, ठीक है। दिनेश सोलंकी, शिवांगी, रवि कुमार, मनोज साहू, सब लोग जोश में है कि नहीं है? ठीक है, ओके। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन, और पढ़िए जल्दी से और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। अब आपको लगेगा कि सर ये पहला क्वेश्चन आपने कहां से उठाया। मैं आपको बता दूं, अभी मैं प्रीवियस ईयर, कल से जब से डेट आई तो मैं प्रीवियस ईयर थोड़ा ज्यादा देख रहा था, तो मैंने प्रीवियस ईयर रेलवे के क्वेश्चन देखे, तो ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 10 बार दिखाई दिया। तो जब 10 बार दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि आज का मेरा पहला जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा, है ना। ठीक है, तो जल्दी से पढ़िए और बताइए इस पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए क्या लिखा। एक घन के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंशिक मान समान है। आपको पता है घन का आयतन है और उसके साथ साथ पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको बता दूं, घन का आयतन होता है a क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर घन की 6 फलके हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। तो उन्होंने कहा ये बराबर है, तो a क्यूब और 6a² दो सवाल के अनुसार बराबर है ना। तो a² से 3 पावर यानी 2 पावर कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 6। तो याद कर लो, जब भी कभी भुजा 6 होती है तो घन का आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरे 6 बराबर होता है। लेकिन इन्होंने साफ साफ देखो लास्ट में घन का आयतन पूछा है, तो आयतन तो सर a क्यूब होता है ना, तो अगर मैं 6 का क्यूब कर दूं तो आंसर जो हो जाएगा वो 216 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। यस, बहुत सारे बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कॉपी पेस्ट करो। हाँ, मुझे सारे काम करने पड़ते हैं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कल की एक दुर्घटना से है, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। पढ़िए भाई जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए। नमस्कार, पुरुषोत्तम, दीपक, मोंटी, रवि कुमार, वेरी गुड, सुरेश, अभिनंदन, शुभम पाल, राज पांडे, क्या बात है, नतिक, बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, है ना। तो पहले आप सब लोग एक काम करो, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के एक बार शेयर कीजिए, ताकि ये आंकड़ा तुरंत जो है 100 प्लस तक पहुंच जाए। फटाक से पढ़िए और जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको पता है कि कल की एक घटना है कि दिल्ली से तमिलनाडु जाते समय एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें भारत के पहले CDS जनरल विपिन राय की कह सकते हो मृत्यु, उनकी डेथ हो गई। आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है बताइए उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, ठीक है।
तो मैं आपको बता दूं ये घटना तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में हुई है और उस हेलीकॉप्टर का नाम था MI-17। बस आप इतना भी याद कर लोगे तो काम चल जाएगा, MI-17 करके याद करो। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, पढ़िए जल्दी से जवाब दीजिए। और आजकल हम लोग जो है थोड़ा सा टाइम को कम यूटिलाइज करेंगे, मतलब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 50 क्वेश्चन 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट में निकाल के फेंक दूं। उसके साथ साथ बहुत सारी अभी मेरे पास मेरे माइंड में बहुत सारी कह सकते हो कि आगे की स्ट्रेटजी है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गिरना बांध। ये गिरना बांध भी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये गिरना बांध जो है ना, एक छोटी सी नदी पड़ती है महाराष्ट्र में, उस नदी का नाम है गिरना नदी है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए गिरना बांध किस राज्य में है, और नदी का नाम पूछा जाए तो भी गिरना नदी है और यह पड़ता है ध्यान रखना महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। यस, महाराष्ट्र इसका एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। यस, केरल नहीं है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 4, ये लीजिए, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ये तुम्हारे क्वेश्चन एक ऑथर से रिलेटेड है, जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फिर मैं इसके बारे में ढेरों बातें आपको समझाने वाला हूं। पढ़ो जल्दी से, बताइए। ये पुस्तक अभी रिसेंटली में लिखी रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पहले एक बार जोरदार झटका दीजिए, 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। पढ़िए, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म, बताइए ये किसके द्वारा लिखी रही है, ठीक है। तो ये जो लिखी रही है ये रघुराम राजन के द्वारा लिखी रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये जो रघुराम राजन है ना, ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा, आरबीआई आया है तो चलो आरबीआई को खत्म कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। अब आपका आरबीआई खत्म होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, कायदे में देखना। बात अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आई है तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट कब आया था। तो आपका आंसर होगा 1934। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपका कब हुई थी। तो आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। स्थापना कहां पर हुई थी, आपका जवाब होगा कोलकाता में हुई थी। लेकिन आरबीआई का मुख्यालय कहां है, आपका आंसर होगा मुंबई में है, मुंबई में। आरबीआई के पहला गवर्नर आरबीआई का कौन था जब 1935 बना था। तो आंसर होगा ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, ध्यान रखना, ये आरबीआई का पहले गवर्नर थे, स्मिथ, ठीक है। ये पहले नंबर के थे। अच्छा, दूसरे नंबर के छोड़िए, तीसरे नंबर के इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरे नंबर के जो गवर्नर थे वो भारतीय थे। तो पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाए आरबीआई के तो आपका आंसर होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। कई बार एक और गवर्नर पूछे जाते हैं आरबीआई के, उनका नाम है मनमोहन सिंह। प्रश्न ये आता है कि बताइए आरबीआई के गवर्नर मनमोहन सिंह कौन से नंबर के थे। तो ध्यान रखना 15वें नंबर के थे मनमोहन सिंह। और इस समय बताइए कौन है सर, इस समय है शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि रिसेंटली में शक्तिकांत दास। अच्छा, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास, 24वें नंबर के उर्जित पटेल, और उसके बाद रखना 23वें नंबर के थे रघुराम राजन। ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन बताइए 23वें नंबर के थे। बोलिए, ये बात सबको क्लियर है ना। एक और याद कर लो, आरबीआई की स्थापना एक कमेटी के थ्रू हुई थी। उस कमेटी का कई बार नाम पूछा जाता है हिल्टन यंग कमेटी। इनका पूरा नाम है हिल्टन यंग कमेटी। इसी के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। बोलिए, बात सबको क्लियर है तो जल्दी से बताइए ये बात सबको क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निपट गया आरबीआई। अब आरबीआई से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 5वें का करेक्ट उत्तर क्या होना चाहिए आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़ो जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 5वें का फटाक से। हाँ, हिल्टन यंग एकदम सही बता रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पता है सर क्यों, मैं आपको बता दूं, यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस बात को ध्यान रखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5, और उसमें से एक है लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। आपको पता है
आपके 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में कहां हैं? तो आपका आंसर होगा लखनऊ, चौधरी चरण सिंह, लखनऊ। उसके बाद आपका वाराणसी, वाराणसी में दूसरा इंटरनेशनल है। उसके बाद तीसरा होगा अयोध्या, अयोध्या, और अयोध्या के बाद अभी बना है, ध्यान रखना, गाजीपुर है, गाजीपुर, गाजी। उसके बाद अगला है नोएडा। तो ये 5 कह सकते हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है सर? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 6वें का जवाब क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए, जवाब दीजिए। ओके वेरी गुड, पढ़िए। पाचन, मनुष्य की पाचन नली बताइए कितने फीट लंबी है? कई बार ये फीट में पूछा जाता है दोस्त, और कई बार ध्यान रखना मीटर में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, पाचन जो नली है वो या तो छोटी आंत होगी या तो बड़ी आंत होगी, है ना। तो अगर टोटल लंबाई पूछी जाती, मैं अलग अलग बता देता हूं। छोटी आंत की जो लंबाई है वो 22 से 25 फीट के आसपास है, 22 से 25 फीट है। और अगर मैं बात करता हूं कि 5 से 6 फीट जो है वो बड़ी आंत होती है। ये छोटी आंत है 22 से 25 फीट, और बड़ी आंत आपकी 5 से 6 फीट, ये फीट में है। तो बताओ टोटल जो आंसर हो जाएगा अगर जोड़ के देखा जाए तो अप्रोक्स 30 से 32, ध्यान रखिएगा, 30 से 32 फीट के आसपास टोटल होती है। तो आंसर बताइए कौन सा मिलता जुलता है? वेरी गुड, 32 है। एक बार पहले जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, 100 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए। तो आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? 32, अलग अलग याद कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। ये लीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए? फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होना चाहिए। और थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिए, मैं आपको बता दूं, है ना। जल्दी बताइए, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन देखो, विश्व हिंदी दिवस का है कि बताइए सर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब बहुत ध्यान से सोचना, एक विश्व हिंदी दिवस होता है, दूसरा होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करता हूं तो यह मनाया जाता है 10 जनवरी को। और ध्यान रखना, विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 2006 से, 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर से मनाया जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आता तो आपका आंसर होता 14 सितंबर। और ये कब से मनाया जा रहा है सर? ये मनाया जा रहा है 1949 से, जबकि विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। ओके वेरी गुड, है ना। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग आंसर दिया है, किसी ने 14 सितंबर भी दिया है, किसी ने 10 जनवरी भी दिया है, लेकिन आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर क्या होना चाहिए? फटाफट पढ़िए। ओके वेरी गुड, और जल्दी से पढ़िए और बताइए। थोड़ा सेशन को शेयर कर दो यार, जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के शेयर कीजिए, ताकि आप लोग 90 सिर्फ और सिर्फ 94 95 के आंकड़े में हैं। दबा के पहले शेयर कीजिए, 100 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए। पढ़िए, फुगड़ी एक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुछ राज्यों के लोक नृत्य आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे कर्नाटक का बहुत पूछा जाता है, यक्षगान सर कर्नाटक है। महाराष्ट्र में तो बड़े अच्छा नृत्य होता है, लावड़ी, बहुत अच्छे अच्छे डांस होते हैं इस पे। गुजरात, अरे सर गुजरात का गरबा है, आपने अगर देखा होगा तारक मेहता में शो आता है, दया बहन, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गरबा ट्विन दया बहन है भाई, मैं तो बहुत देखता हूँ। और मेरा सबसे जो फेवरेट कैरेक्टर है उसमें वो जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी, मजा आ जाता है देख के भाई साहब। बाकी फुगड़ी की बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो फुगड़ी है वो गोवा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9वां आपके सामने स्क्रीन पर। पढ़िए, ये देखिए भैया, ये मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी बातें हैं मेरे पास बताने के लिए, और जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए। ओके वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से पढ़िए। और जैसे ही 100 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए तो मुझे एक बार बता देना सब लोग। एक बच्चा कह रहा है सर अब कुछ नहीं देखेंगे, बिल्कुल एकदम सही कह रहा दोस्त, अब कुछ नहीं देखना, अब आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़िए, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में? मैं आपको पहले बता दूं, अगर राज्य पूछा गया है तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है तिरुचिरापल्ली,
तो तिरुचिरापल्ली में ध्यान रखना श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है, याद रखिएगा। सर ये मंदिर कौन सी शैली में बनाया गया, कई बार प्रश्न आता है, तो ध्यान रखना ये मंदिर बना है द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में ये मंदिर बना है। और यह मंदिर ध्यान रखना भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। एक प्रश्न और आता है कि श्री रंगनाथ स्वामी का जो मंदिर है भैया, वो मंदिर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जवाब होगा कावेरी नदी, कावेरी नदी के किनारे स्थित है, इस बात को याद रखना। बोलो तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, तमिलनाडु। यस यस यस, एक बच्चा कह भी रहा है, प्रिंस यूवी कह रहा है द्रविड़ शैली, वेरी गुड है। जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए फटाक से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाक से जल्दी से पढ़िए। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा एक बार दबा के पहले शेयर कीजिए ताकि हम लोग 100 के आंकड़े तक तुरंत क्रॉस हो जाए, है ना। पुराना वाला जोश एक बार दिखा दीजिए भाई सबको, पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कह रहे हैं सर इंग्लिश में लिखिए, भाई मैं सारी चीजें दो लैंग्वेज में नहीं लिख सकता दोस्त, आपको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़िए जल्दी से। नंदनाटन जूलॉजिकल पार्क बताइए किस राज्य में स्थित है, और 400 हेक्टेयर का चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान है, दोनों एक ही बात है। ये वनस्पति उद्यान भी है, साथ साथ चिड़ियाघर भी है। बताना है कि नंदनाटन जूलॉजिकल पार्क ये कहां पर स्थित है, ठीक है। हालांकि इस पार्क को हम लोग एक और नाम से भी जाना जाता है, गार्डन ऑफ हेवन। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि बताइए स्वर्ग का बगीचा, स्वर्ग का बगीचा यानी गार्डन ऑफ हेवन ये किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना इसी पार्क को गार्डन ऑफ हेवन यानी स्वर्ग का बगीचा भी कहा जाता है। सर ये कहाँ है? ये उड़ीसा राज्य में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में ये पार्क पड़ता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। यस वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए, जवाब दीजिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। हाल ही में किनारा कैपिटल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल की इनमें से कोई नहीं। जल्दी से पढ़िए, एक बार मैं कमेंट भी रीड कर लेता हूं आप लोगों को, है विनय कुमार, विट्टू, मनोज, सुरेश, दीपा दास, वेरी गुड, भुवनेश्वर, हाँ बिल्कुल दीपा दास, उड़ीसा भुवनेश्वर, एकदम बात सही कह रहा है। विराट कोहली आप गलत बता रहे हैं इसका आंसर, केएल राहुल भी नहीं है। रखना ये अभी करंट का क्वेश्चन है, किराना कैपिटल ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है वो चुना है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ओके वेरी गुड वेरी गुड, हाँ रविंद्र जडेजा एकदम सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। एटे कुमारी कह रहे हैं सर मैं एकदम राइट हूं, वेरी गुड। अब हम लोग 100 तो क्रॉस हो चुके हैं, अब आज 200 भी क्रॉस होंगे, ठीक है। पढ़िए जल्दी से, बताइए इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? पता है मास्को, सर ये किसकी राजधानी है? ये सर रसिया की है, रूस की है। आपको पता है रूस की राजधानी मास्को जो पड़ती है वो यूरोप में पड़ती है, और यूरोप में पड़ने की वजह से ही रसिया यूरोप में काउंट होता है, इस बात को याद रखना। हालांकि रसिया का 2/3 हिस्सा एशिया में है, लेकिन फिर भी रसिया को एशिया में नहीं माना जाता, क्यों? क्योंकि राजधानी मास्को कहाँ है? यूरोप में। अच्छा बाकू, सर ये बाकू जो राजधानी है ये अजरबैजान की है, तो अजरबैजान की राजधानी रखना बाकू है, ठीक। बाकी कैनबरा सर ये ऑस्ट्रेलिया की है, और बाकी जकार्ता, हाँ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, सर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेरी गुड बिल्कुल, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15वां नंबर क्या कहता है, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है, जवाब दीजिए। थोड़ा सा लैंग्वेज बस अजीब है, लेकिन आप पढ़ के समझ जाओगे कि हाँ आंसर क्या सही होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका जवाब क्या होना चाहिए। एक दिन हम 1 KB होंगे, बिल्कुल केशव वर्मा, वो तो हो जाते, ऐसा नहीं है कि मैंने 1 K कभी नहीं पढ़ाया, आप तो जानते हुए है ना, हो जाएगा, बेफिक्र रहिए। आपका सपोर्ट, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत और आपका सपोर्ट, ये दोनों मिल जाएगा ना तो 1 K नहीं 10 K भी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के लिए एंजाइम्स, यहां एंजाइम्स कर लेना भैया, बताइए आवश्यक क्यों होते हैं? मैं आपको बता दूं, 2 चीजें होती है,
एक हार्मोन जो शरीर की वृद्धि करते हैं और दूसरा होता है एंजाइम्स जो भोजन का पचाते हैं। तो दूसरा पहला पार्ट लिखा है शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, नहीं सर। एंजाइम्स का मेन काम है खाने को पचाना या खाने की क्रिया को, रासायनिक क्रिया को कंट्रोल करना, सर ये नहीं हो सकता। अच्छा तंत्रिकाओं को, अरे नहीं सर, तंत्रिकाओं को नियंत्रित करने का काम ये तो ब्रेन का होता है, समझे ना। पूरा ब्रेन ही तो आपको आदेश देता क्या करना है। शरीर के रचनात्मक भाग बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। जैव क्रियाओं पे उत्प्रेरक के रूप में, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। ये एक्चुअली में उत्प्रेरक ही होते हैं एक प्रकार से जैव क्रियाओं में। बोलो बात सबको क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये लीजिए, बड़ी बड़ी जल्दी से और जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अब पिछला क्वेश्चन भैया साइंस का था, अब ये क्वेश्चन देखो करंट का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। और जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। हाल ही में किस बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम से एक बचत योजना शुरू की है। पहले इस लाइन को आप अंडरलाइन करो इसको। तो महिला मित्र प्लस योजना बताइए किस बैंक ने शुरू की है, ठीक है। तो ये योजना शुरू की है ध्यान रखना फेडरल बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसकी स्थापना मैंने बताया है 1913 नहीं, बहुत ज्यादा पुराना हो गया यार, 2013, इसकी स्थापना 2013 में हुई है। बोलो बात सब क्लियर है ना। और बाकी आईसीआईसी बैंक की बात कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक ध्यान रखना प्राइवेट बैंकों के मामले में नंबर 1 पे है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक पूछा जाए आपका आंसर होगा आईसीआईसी बैंक, ठीक है। तो आंसर तो सही है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, जवाब दीजिए, ये लीजिए। इनकी इन्होंने शायद हिंदी गलत लिखी है, हिंदी इन्होंने गलत लिखी है। ये क्वेश्चन मैं आपको कल भी सॉल्व कराया था, लेकिन कल दूसरे तरीके से सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, आप इसको ये कर लेना, बताइए जल्दी से और बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि भारत में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वेरी गुड, पिछला वाला आंकड़ा टूट चुका है, अब हम लोग नए आंकड़े की ओर आ रहे हैं। थोड़ा सेशन को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया पहले फटाक से जल्दी से लाइक कीजिए, बताइए भारत में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। तो मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कल के लेक्चर में जब क्वेश्चन आया था, ये दूसरे तरीके से था, आज दूसरे तरीके से है ना, ध्यान देना। तो मैंने आपको कहा था जो भीमराव अंबेडकर जी थे उनका जो जन्म होता है वो 14 अप्रैल को होता है, और 14 अप्रैल को याद करो मैंने आपको बताया था ज्ञान दिवस मनाया जाता है, ज्ञान दिवस। और इनकी जो पुण्यतिथि है यानी जिस दिन ये स्वर्गवासी हुए थे 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, आपका आंसर होगा 6 दिसंबर। बोले हाँ बिल्कुल बाबा साहब एकदम बात सही कह रहे हैं, काफी सारी डिग्रियां थी इनके पास भी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, जवाब दीजिए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट पढ़िए, हाँ जवाब दीजिए। देखो एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिपीट जरूर करूंगा, क्यों रिपीट करता हूं, क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है थोड़ा अजीब क्वेश्चन उससे आपको याद हो जाता है। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच, ठीक है, एक्टूवेरिन संयुक्त अभ्यास हुआ है और उसका 11वां संस्करण हुआ है। एक्टूवेरिन का बताइए संयुक्त अभ्यास कब हुआ है ना। तो याद करो मैंने आपको बताया था यह अभ्यास 2018 में हुआ था, फिर 2019 में हुआ है, 2020 में नहीं हुआ और फिर ये 2021 में होना है। 2018 में ध्यान रखना यह अभ्यास हुआ था मालदीव्स के बीच, मालदीव्स में। 2019 में यह अभ्यास हुआ था पुणे में, और उसके बाद 2021 में यह अभ्यास फिर से मालदीव में हो गया होगा। मुझे लगता है अब आप लोगों को आंसर दिखाई दे रहा होगा कि बताइए एक्टूवेरिन का, हाँ बिल्कुल मालदीव इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दोस्ती याद कर लेना भैया, दोस्ती अभ्यास ये भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी जवाब दीजिए। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल माता लाडला सरवन जी, मेरी रेगुलर क्लास यहां चलेगी, है ना। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उससे पहले मैं, अच्छा इस क्वेश्चन में नहीं, जो आसान क्वेश्चन होगा मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे आपको आगे की चीजें मिलेगी। बताइए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, है ना,
बताइए संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन नियुक्त करता है? आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां तक आता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल है वो इन दोनों के बीच में ही रहेंगे, 124 से 147। अगर आपको ये बात पता है तो आंसर वैसे ही तुम्हें दिख जाएगा 124 का सेकेंड। ठीक है, तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। अब बात आगे सुन लो, बात अगर सुप्रीम कोर्ट के करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो एक एक्ट के तहत हुई थी, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट अगर पूछा जाए कि बताओ ये एक्ट कब आया था, तो आपका आंसर होगा 1773 आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, और वो भी 1774 में कहां पर हुई थी? आपका जवाब होगा कोलकाता में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये आर्टिकल नंबर 124 कहता है, और 124 का सेकेंड पार्ट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति यानी जज की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। क्लियर है? यस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18वां, जवाब दीजिए जल्दी से। ये लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि भारत में एक ऐसी महिला जो सबसे युवा महिला बन चुकी है, वो भी सबसे युवा मेयर बन चुकी है। ठीक है, आपको नाम बताना है, इनका नाम क्या है और किस राज्य की है और किस जगह की है, आपको सारी की सारी बातें बतानी है। जल्दी से पढ़िए और बताइए इनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बताइए हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी, और हालांकि महिला है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इनका नाम है आर्या राजेंद्र। ये जो आर्या राजेंद्र है ये केरल में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है तिरुवनंतपुरम, याद कर लीजिएगा। केरल में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, तो तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनी है, वो भी महिला में, है ना। और इनकी उम्र भी लिख लीजिए, इनकी उम्र अपनी मेयर बनते समय सिर्फ और सिर्फ 21 वर्ष थी, सिर्फ 21। तो आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? आर्या राजेंद्र। ओके, यस, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जवाब दीजिए जल्दी से। ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से, ये क्वेश्चन आसान है, आप लोग जवाब दो। उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेता हूं, थोड़ी सी बातें। देखो है क्या, आपकी 7 बजे जो क्लास चल रही है 50 क्वेश्चन की, वो चलती रहेगी 50 क्वेश्चन की। फिर एक क्लास मैं 2 से 3 बजे के आसपास लाऊंगा, जिसमें मैं साइंस के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। मतलब इसमें आपको फिजिक्स भी, इसमें केमिस्ट्री भी, इसमें बायोलॉजी भी, उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको 2 से 3 बजे वाली क्लास में कवर कराऊंगा, दोनों एग्जामों के लिए। और एक क्लास मैं और लगाऊंगा, वो क्लास होगी सुबह 8 से 10 या 9 से 10, आप मान लो इसको है। इस क्लास में क्या कहूंगा, 20 ऐसे स्टेटेड जीके टॉपिक उठाऊंगा, जैसे कि अवार्ड हो गया, जैसे कि खेल हो गया, पद्मश्री अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, कम से कम 20 ऐसे स्टेटेड जीके के टॉपिक उठाऊंगा, जिसको मैं डेली बेसिस पे आपको उसकी थ्योरी और उसके साथ साथ जो है उसके कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव, है ना। तो ये 3 क्लासें बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पर मेरे से देखने को मिलेगी, और ये 3 क्लासें मैं अगले 60 दिनों तक कवर कराऊंगा आपको, जिससे आपकी जो क्लास है ना वो पूरी तरीके से कह सकते हो तैयारी जो है ना वो दोनों एग्जाम के लिए हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एंजाइम्स। कहा जा रहा है कि बताइए खाने को पचाने का मेन काम किसका होता है? आपका आंसर होगा एंजाइम्स का, ना तो पानी का, ना भोजन खनिज का, आंसर किसका होगा? एंजाइम का। ठीक है, आप लोग पहले मुझे ये बताओ, इन 3 बातों से आप सब लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? मैंने अभी आपके सामने जो स्ट्रेटजी बताई, ये स्ट्रेटजी से आप सब लोग संतुष्ट हो कि नहीं हो? ऐसा तो नहीं है कि किसी को लगता हो कि सर मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूं। मतलब मैंने अपने हिसाब से ना ये 3 क्लासें सबसे बेस्ट देने वाला हूं अगले 60 दिनों तक। बस आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे वो फिर से 1000 बच्चा चाहिए जो मेरे परिवार में पहले था, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? अगर बात डीआरडीओ की करते हैं तो ध्यान रखना डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, मैं कई बार बता चुका हूं। ठीक है, फुल फॉर्म आपको पता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बात अगर करते हैं कि बताइए साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला 2021 के लिए, तो आंसर होगा हेमंत पांडे। हेमंत पांडे को याद रखना साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बोलो भैया, थोड़ा भाई सेशन को दबा के पहले शेयर करो, आज 150 का आंकड़ा तो टूटना ही चाहिए। जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया पहले दबा के शेयर कीजिए और पढ़िए जल्दी से, और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। एक बार जोरदार झटका दीजिए भाई, फटाक से।
बताइए राजतरंगिणी के लेखक कौन है? लेखक तो मारो गोली, कुछ बातें आप समझो पहले। देखो बहुत सारी बातें पुस्तक के लेखक तो सबको पता रहते हैं, लेकिन मेन ये होता है कि ये कहां का इतिहास बताता है। याद करो मैंने आपको कल चचनामा बताया था, अगर याद हो तो चचनामा कहां का इतिहास बताता है? राजतरंगिणी बताइए ये कहां का इतिहास बताता है? उसके साथ साथ याद करो मैंने आपको एक पुस्तक और बताई थी मुद्रा राक्षस, सर ये कहां का इतिहास बताता है? याद कर लो। उसके साथ साथ मलिक मोहम्मद जैसी की एक पुस्तक थी पद्मावत, सर ये पद्मावत क्या बताता है? ये भी मुझे बताओ। और एक और याद करो देवी चंद्रगुप्तम है, देवी चंद्रगुप्तम, ये कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो रेलवे हर बार पूछता है। इनके राइटर तो भाई सबको याद रहते, लेकिन कहां का इतिहास बताता है? तो लाइन से बताना शुरू कीजिए। मैं पहले राइटर बता दूं, चचनामा को लिखा था अली अहमद ने, लिख लेना। राजतरंगिणी को लिखा था कल्हड़ ने, मुद्रा राक्षस को लिखा था विशाख दत्त ने, देवी चंद्रगुप्तम को लिखा था विशाख दत्त ने, पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जैसी ने। ठीक है, अब सवाल यह है कि चचनामा कहां का इतिहास बताता है? सर ये बताता है सिंध का इतिहास। याद है 712 में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध। राजतरंगिणी क्या बताता है? सर ये बताता है कश्मीर का इतिहास। मुद्रा राक्षस क्या बताता है? याद करो घनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो भी लड़ाई हुई थी, सर उस लड़ाई का वर्णन आपको मुद्रा राक्षस में। मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत, ये क्या है? ये तो वो जो अभी मूवी आई थी ना पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी, और कह सकते हो कि वो कौन सी महिला थी, नाम भूल गया उसका, पद्मावती। तो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती के बीच में जो भी बातें थी वो इसमें है। देवी चंद्रगुप्तम क्या? ये रामगुप्त की प्रेम कहानियां हैं, है ना? बोलो, तो ये सब तो आपको पता है नहीं पता? जल्दी से बताइए। तो कल्हड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। अगर आपको याद हो तो पहली क्लास मेरी अधूरी छूटी थी, और पहली क्लास में ही मैंने बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लिए थे, और उस जबरदस्त क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था। एक लड़के ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर आप मुझे ये क्वेश्चन जरूर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहा था। ठीक है क्या भाई? अभी तक भी हम लोग 150 आंकड़ा क्रॉस नहीं किए। पहले फटाक से एक बार सेशन को शेयर कीजिए और जल्दी से पहले आंकड़ा 150 तक पहुंचाइए। इस क्वेश्चन को देखते ही क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि पानी को 1 ग्राम पानी को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो बताओ उसमें की मात्रा क्या होती है? देखो भैया, मार्केट में क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। मार्केट में क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक वो क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व होता ही नहीं है, और दूसरा वो क्वेश्चन होता है जो हमसे सॉल्व तो हो जाता है, लेकिन सॉल्व इसलिए कराया जाता है ताकि वो क्वेश्चन गलत हो जाए। तुम्हें लगेगा कि वो क्वेश्चन सही है, तुम्हें लगेगा कि वो क्वेश्चन सही है, लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन होगा तुम्हारा गलत। और उसमें से ये क्वेश्चन है। मोस्टली लोगों को इसका आंसर 32 लगाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 32 इसका सही आंसर नहीं है। जिन बच्चों ने इसका आंसर सी लगाया है उनका आंसर एकदम सही है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहला टेम्परेचर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और दूसरा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सेंटीग्रेड को छोड़ो, फ़ारेनहाइट को पहले सेंटीग्रेड बनाओ, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा। तो याद करो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड बनाने के लिए C/5 इक्वल टू F-32/9 लगाना पड़ेगा। लेकिन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप F की जगह पे 0 रख दो, तो जैसे ही 0 रखोगे तो -32/9 है। तो C का मान देखो 32, अगर C का मैं मान निकालूं यहां से तो 32 पंचे होता है 160/9। अगर मैं 160/9 को थोड़ा सा सॉल्व कराऊं है तो ये कितने के आसपास आएगा? तो कहोगे ये सर 17.7 के आसपास आएगा, चाहे सॉल्व करके देख सकते हो। तो ये आंसर हो गया 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? लेकिन ये माइनस में आएगा। देख लो भैया, क्यों माइनस में आएगा? यहाँ माइनस लगा है ना, देखो माइनस। तो माइनस में आया तो गर्म ही तो किया। तो बताओ कितनी हीट की जरूरत होगी? तो हीट का फॉर्मूला होता है mc∆T होता है। सर द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और पानी की विशिष्ट ऊष्मा ध्यान रखना 8 होती है कैलोरी में, जब ग्राम में हो तो कैलोरी में 8। और डेल्टा टी देखो, 0 में से जब 17.7 घटाओगे, माइनस 17.7 घटाओगे तो 17.7 के आसपास आएगा, जिसकी वजह से 17.7 ही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे पता है इसको कैसे लगाएंगे। वो हो सकता है सवाल को ऐसे लगाए
कि फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिख दे और लेटेंट सेंटीग्रेड को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बनाए, तो भैया मेरे सवाल हो जाएगा चौपट। उसलिए चौपट हो जाएगा क्योंकि पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा तुम 1 पढ़ते हो ना, वो एक्चुअली में सेंटीग्रेड में होती है भैया, ठीक है, समझ आ गया ना। तो 17.7 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखिए इस क्वेश्चन को। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 23, जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फटाफट जल्दी से पढ़िए, जवाब दीजिए जल्दी से। ये सारे के सारे क्वेश्चन भाई स्टार क्वेश्चन थे जो मैंने पहली क्लास में लिए थे, है ना, तो थोड़ा सा मिस हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोबारा से देखते हैं। 4.2 से डिवाइड, भैया 4.2 से हम लोग तब डिवाइड करते हैं दीपक क्योंकि मैंने कैलोरी में ले लिया, कैलोरी में ही आंसर है ना। पढ़िए, हाल ही में जारी फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन में शीर्ष पर कौन है। ध्यान रखना, शीर्ष पर जो रहती है उसकी फॉर्च्यून की जो पत्रिका निकलती है, फोटो भी उसी की रहती है। तो मैंने बताया कि फॉर्च्यून ने भारत की 50 पावरफुल महिला का नामकरण किया है, उसमें से पहले नंबर पे रखना निर्मला सीतारमण, दूसरे नंबर पे नीता अंबानी, तीसरा नंबर पे सौम्या स्वामीनाथन और चौथे नंबर पे रखना किरण मजूमदार। बोलो, बात सब तो क्लियर है ना। याद करो, मैंने कल आपको गीता गोपीनाथ का नाम भी बताया था, अगर आपको याद हो तो बताइए जल्दी से, गीता गोपीनाथ कौन सा नंबर पे है ना। तो गीता गोपीनाथ ध्यान रखना 7वें नंबर पे है, ये मैंने कल बताया था। और गीता गोपीनाथ अभी अभी हाल में ही IMF की डिप्टी चीफ मैनेजर बनी हुई है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सीता निर्मला। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए। हाँ भाई, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रश्न 2 तरह के होते हैं। एक वो प्रश्न आता है जो हमें लगता है कि सही है लेकिन वो सही होता नहीं है, उनमें से हाँ PDF दोस्त टेलीग्राम चैनल पे है ना। सारे बच्चे जो लोग नए हुआ टरे, जिनको टेलीग्राम चैनल ना पता हुआ टरे, वो सब लोग टेलीग्राम चैनल एक बार बच्चों को बता दिया करो, ठीक है। हाँ हिमांशु गुप्ता, PDF डेली मिलती है मेरी। थोड़ा भाई एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी भी हम लोग 150 के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, पहले जोरदार जबरदस्त तरीके से एक बार दबा के पहले शेयर कीजिए, यह आंकड़ा 150 के पार पहुंचना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दो फटाक से, ठीक है। चलिए पढ़िए जल्दी से। ऑक्सीजन में पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो आंसर 8 मत लगाना, नहीं तो सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो 1s2 2s2 है ना, उसके बाद आ जाएगा 2p4। बोलो भैया, 1s2 2s2 2p4। तो पी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 4 आएगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो जिन्होंने बी दिया है, देखो कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं, है ना, बहुत गलत बात है। तो बताइए आंसर इसका कौन सा से होगा, बी 4। मैंने बताया था ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगे नहीं कि मेरा सही है, लेकिन वो सही होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जवाब दीजिए जल्दी से फटाक से, पढ़िए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जवाब दीजिए। ओके बताइए, प्लाज्मा किसकी कमी से होता है। मैं सारे पहले नाम बता दूं, फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है, आपको पता होगा, विटामिन B9 हमारा फॉलिक एसिड। उसके बाद आपका एस्टार्बिक एसिड, सर ये होता है विटामिन C। राइबोफ्लेविन, सर ये होता है विटामिन B2। उसके बाद नियासिन, ये होता है भैया विटामिन B3। आपको पता है जो प्लाज्मा बीमारी होती है वो नियासिन की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। हालांकि नियासिन का दूसरा नाम निकोटिमाइड, निकोटीन एसिड, ये सब है विटामिन B3 का, ध्यान रखना। बोलो भैया बात सब। विटामिन B2 को एक और नाम से जाना जाता है विटामिन G। तो कई बार प्रश्न आता है कि विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन G, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका नियासिन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए, जवाब दीजिए। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है। आंकड़ा हम लोगों का बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। अरे नहीं, B3 की वजह से त्वचा रोग नहीं होता, गौतम संदीप आप गलत बता रहे हो। जो विटामिन तुम्हारा B2 होता है, उस विटामिन B2 की वजह से ही त्वचा संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे कि होठ फट जाना, होठों का लाल पड़ जाना, गाल फटना, छाले निकलना, है ना, ध्यान रखना इस बात को।
बताइए, दुशांबे निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? आपको पता है कि दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, ये लीजिए। ये भी प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया था और इतना बढ़िया प्रश्न था, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया था उस दिन, लेकिन आज मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। बड़ी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूं। यार आपने मुझे एक बात नहीं बताई, मैंने अभी आपको इतनी सारी डिटेल बताई। डिटेल का मतलब मैंने आपको यह बताया कि अगले 60 दिनों तक मैं आपके साथ कैसे क्लास लेने वाला हूं, और आपने मुझे उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, बताइए, एक समान त्वरण से गतिशील एक पिंड, बहुत ध्यान से सुनना, एक समान त्वरण से गतिशील एक पिंड का वेग 2 सेकेंड में 40 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड में 80 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया बात कही। कहा यह जा रहा है कि जब सर समय 0 था तब तुम्हें वेग क्या था, प्रारंभिक वेग ज्ञात करना है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय 2 सेकेंड होता है तो देखो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और जैसे ही समय तुम्हारा 4 सेकेंड हो जाता है भैया तो देखो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो तुमसे पूछा जा रहा प्रारंभिक वेग कितना है। सर कितना आसान सा सवाल है, बहुत ध्यान से देखना। 2 सेकेंड में जब 2 से 4 हुआ तो 2 सेकेंड बढ़ा तो वेलोसिटी 40 से 80 हुई। मैंने पूछा 40 से 80 हुई कितनी बढ़ी, तो आपका आंसर होगा 40 बढ़ी, है ना। तो सर यहां पर भी तो 40 बढ़ना चाहिए, और समय देखो क्योंकि 2 सेकेंड है। अब एक बात बताओ, यहां से बढ़ के 40 बढ़ना चाहिए तो कंफर्म प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो 2 सेकेंड में 0 से 40, अगले 2 सेकेंड में यानी 4 सेकेंड तक 40 से 80, तभी तो पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पर भी 40 बढ़ा होगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी। आंसर नंबर ए विल बी राइट आंसर। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ये लीजिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी मस्त क्वेश्चन है। देखते भाई कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर दे पाते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कायदे से देखिएगा। यह सवाल बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा इस सवाल को। ठीक है, चलो पढ़िए, पढ़िए सवाल, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए, ओके ओके ओके, प्रिंस ईवी जी कह रहे हैं बिल्कुल, मैं सेशन को ऑर्गेनाइज करता हूं, लेकिन सेशन को अरेंज करने के लिए मुझे 1-2 दिन चाहिए, क्योंकि कंटेंट मैं चाहता हूं इतना बेहतरीन हो कि जितना भी बच्चा यूट्यूब में पढ़ता है वो केवल और केवल 2-3 क्लासें मेरी लेकर ही कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पाले, इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, मानव गुरुत्वाकर्षण बल दूरी की एनवी ढात के व्युत्क्रमानुपाती है। बहुत बढ़िया बात कही। कहा यह जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी की एनवी ढात के कैसा भैया, व्युत्क्रमानुपाती, मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी ग्रह का आवर्तकाल के बारे में पूछ रहा है कि बताइए आवर्तकाल इनमें से किसके समानुपाती होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कहा जा रहा है f 1/r के समानुपाती है r⁴n के, और आवर्तकाल t पूछा जा रहा है किसके समानुपाती होगा। ठीक है, चलो देखो, ये बताओ जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वही तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल है, तो गलत नहीं होगा अगर मैंने इसको f को mr⍵² लिख दिया। mr⍵² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁴n। बोलो यस। ये r नीचे आएगा तो पावर 8 बढ़ा देगा, तो ⍵² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r⁴n+1। n+1 कैसे हुआ भैया, r नीचे आएगा। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट ले तो मैं कह सकता हूं कि ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंडर रूट ले रहा हूं तो 1/r⁴n+1, और जैसे ही अंडर रूट लिया जाएगा तो पावर उधर जाएगी तो बटे 2 हो जाएगा, ये बटे 2। लेकिन ये तो ओमेगा आया ना। अब याद करो, मैंने कई बार बताया है ओमेगा बराबर आता है 2π/t। तो जैसे ही तुम ओमेगा बराबर यहां पर खोल दोगे भैया 2π/t है, तो देखो t इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि t भी नीचे r भी नीचे है ना, तो जब t भी नीचे r भी नीचे तो आंसर सही हो जाएगा r⁴n+1/2। सारे क्लास का कल मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको 1-2 दिन में, उसके बाद क्लास 1-2 दिन में रेगुलर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप आज की जो क्लास है ना वो मतलब शाम वाली क्लास वो कभी भी नहीं रुकेगी, क्योंकि शाम वाली क्लास
मेरे लिए और आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करती है, ये मैंने फील किया है, तो वो जड़ी बूटी आपको डेली लेते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी जवाब दीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फटाफट। और थोड़ा भाई दबा के पहले शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक सेशन पर शेयर नहीं किया। किशोर कुमार जी समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, अगर बात विश्व विकलांग दिवस की करते हैं तो यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन ने इसको मान्यता कब दी है, तो आपका आंसर होगा 1991। 1991 से इसको मान्यता दी रही है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के कितने एलिमेंट है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने दोबारा इसलिए लिया ताकि सारे एलिमेंट याद कर लूं। आवर्त सारणी में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, जिसमें से याद करो मैंने आपको बताया होगा एस ब्लॉक में 13 होते हैं, पी ब्लॉक में 37 होते हैं, फिर डी ब्लॉक में होते हैं 40 और उसके बाद लास्ट में आता है एफ ब्लॉक जिसमें होते हैं 28। ये आंकड़ा याद कर लो सारे के सारे एलिमेंट का, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इन्होंने इसमें पूछा है सर एस ब्लॉक में पूछा है, आंसर हो जाएगा 13। और 13 में मैं आपको बता दूं जो पहला वर्ड होता है उसमें 7 एलिमेंट होते हैं, जो दूसरा वर्ड होता है सेकेंड वर्ड उसमें 6 होते हैं ऊपर से नीचे, तो 7 और 6 मिला के 13। एक बच्चा कह रहा है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बच्चा कह रहा है सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते। चलिए कोई बात नहीं, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जवाब दीजिए जल्दी से फटाफट पढ़िए। क्या भाई आज 150 का आंकड़ा क्रॉस होगा कि नहीं होगा, बोलो जल्दी से। आज 150 का रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, जल्दी से बताइए। शिवम कुमार जी मैं ये भी बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा एक बार सेशन को दबा के शेयर कीजिए ताकि 150 प्लस पहुंच जाए। अरे 10-15 लोड ही तो कम है ना। बताइए 200 लीटर जल को 5 मीटर ऊंचाई तक काम करने में कितना काम किया जाएगा। देखो जब भी कभी काम पूछा जाए तो पहले मात्रक देखो, सारा का सारा मात्रक किलोग्राम मीटर में है, देख लो पहले। इसका मतलब किलोग्राम मीटर में बताना है, तो मीटर तो तुम्हें पता है 5 मीटर, लेकिन किलोग्राम कहाँ है भैया। तो पानी के लिए एक बात हमेशा याद रखो, जब भी कभी बात पानी की जाती है तो ध्यान रखना 1 लीटर पानी जो है 1 किलोग्राम पानी के बराबर होता है। ये सिर्फ पानी के लिए वैलिड है, किसी और चीज के लिए वैलिड नहीं है। तो बताइए 200 लीटर पानी कितना किलोग्राम हो जाएगा, सर 200 किलोग्राम हो जाएगा। उसमें 5 से करा दो मल्टीप्लाई, 5 मीटर से करा दो मल्टीप्लाई, तो 200 गुणे 5 सर 1000 हो गया और आंसर हो जाएगा देखो किलोग्राम मीटर। यस, तो जिन बच्चों ने 1000 किलोग्राम मीटर आंसर दिया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से बताइए मजा आ रहा है नहीं आ रहा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 32, जवाब दीजिए जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन। यदि 15 ओम के प्रतिरोध को 25 एम्पीयर की धारा प्रोवाइड की जाए तो बताओ खर्च की गई शक्ति कितनी होनी चाहिए। तो देखो शक्ति के 3 फॉर्मूले, P बराबर एक फॉर्मूला V इंटू आई, दूसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बटे R और तीसरा फॉर्मूला होता है भैया I स्क्वायर बटे इंटू R। अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सर I दिया गया है, R दिया गया है, I दिया गया है, R दिया गया है, तो P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। तो I स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और इंटू R मतलब 15। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, आंसर में देखिए सारे के सारे आंसर किलोवाट में है भैया, है किलोवाट में। तो 1000 का टा देना डिवाइड, वो बाद में टा देंगे, वो बाद में टा देंगे। ये हो गया 625 और गुणे 15, ध्यान रखना 1000 का डिवाइड होना है। तो 15 पना 75, 15 पना 75, हासिल कितना लगा 7, 15 दूनी 30 और 30 और 7 37, यानी अंत में 75 आना चाहिए। और भैया अंत में 75 एक ही आंसर में ऑप्शन नंबर ए। अरे जब मुझे अंत में 75 से आंसर दिख गया, यहां जो कुछ भी आए मैं नहीं कहूंगा गुणनफल, काम उतना ही करना चाहिए जितने जब पैसे मिलते। जब मुझे आंसर पता चल गया कि लास्ट में 75 होना चाहिए, लगाओ ना 75। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। अरे वाह बढ़िया क्वेश्चन, पढ़ो जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या होना चाहिए। 150 जैसे पहुंच जाए एक बार मुझे इशारा करके बता दीजिएगा फटाक से। बताइए कहा जा रहा है कि, अच्छा ये सारे नाम लिखे, मैं सबके बारे में पहले बता दूं।
देखो एक टर्म याद कर लो, सबसे पहले ऊपर आता है गामा रे, और गामा रे के बाद आता है नीचे एक्स रे है, और एक्स रे के बाद एक बार यूरासेंट यानी यूवी, चले गए वी मार्ट। वी मार्ट का मतलब हो गया, वी से हो गया विजिबल, पूरा नाम क्यों लिख रहे हो यार, वी मार्ट है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, और फिर आपका हो जाएगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव रेडियो वेव। ठीक है, मैं आपको बता दूं ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ये सर ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ टर्म होता है भैया, ये आवृत्ति का बढ़ता हुआ टर्म होता है यानी एफ का, और ऊपर से साथ ये एनर्जी का भी बढ़ता हुआ टर्म होता है, ये बढ़ता हुआ टर्म है, लेकिन ये बढ़ता हुआ टर्म होता है तरंग दैर्ध्य का लेमडा का, याद कर लो। अब प्रश्न पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, वो भी किसका भैया, तरंग दैर्ध्य का। सर तरंग दैर्ध्य का डिक्रीजिंग यानी घटता क्रम बताना है, बिल्कुल सही। तो घटता क्रम में सबसे पहले आएगा रेडियो, तो रेडियो देखो कौन से नंबर पे है, सर रेडियो है दूसरे नंबर पे, तो दूसरा लो। फिर आएगा घटता बताना, घटता का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा पहले फिर उससे कम, हाँ। फिर माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव किसमें, चौथे में, 2 4 आना चाहिए। फिर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड किसमें, कहां गया, इंफ्रारेड 3 में, 2 4 3 हो गया, मिल गया आंसर। आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, आगे मैं नहीं बढ़ूंगा, ऑप्शन नंबर सी बोलो। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर गामा से भी हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही बताया आपने, गामा से भी हो जाएगा, एकदम सही है। ये तो डिपेंड करता है, आपका दिमाग तेज है कि मेरा, इस बार यह वाले क्वेश्चन में आपका दिमाग तेज हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं किसका दिमाग तेज है, ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़ो, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या हम लोग 150 क्रॉस किए, नहीं भाई अभी नहीं क्रॉस किए है ना। चलिए फटाफट थोड़ा एक बार सेशन रूल लाइक भी करते रहिए, जिन्होंने अभी तक सेशन रूल लाइक नहीं किया फटाफट से जल्दी दबा के लाइक कीजिए। बताइए Al2SO3 SO4 होल थ्राइज, कुल एटम की संख्या बतानी भैया, ध्यान से देखो 14 भी आंसर आ चुका है, क्योंकि है 14 भी आंसर आ चुका है, तो जिन्होंने 14 दिया है उनका आंसर गलत है, सही आंसर है 17। कैसे सर, एल्यूमिनियम के 2 एटम है और SO4 सल्फर का 8 और ऑक्सीजन के 4 5 हो गए, लेकिन उसका होल थ्राइज है जिसकी वजह से 5 3 15 और होंगे, आंसर आपका 17 एटम होगा। देखिए छोटी छोटी चीजें अगर आप लोग गलत कर दो रे दोस्त, तो ये समझो कि वो सारी की सारी चीजें जो बउआ भी सही कर देगा वो आप गलत करोगे, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी किसने जोड़ी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किसने जोड़ी और साथ साथ कब जोड़ी ये भी बताना है। तो आपको पता है जब भी कभी बात यहां पर आती है कि बताइए भारत का जब राष्ट्रीय ध्वज आया था, बहुत ध्यान से सुनना, राष्ट्रीय ध्वज उसमें सफेद पट्टी और चरखा ये किसने जोड़ा, तो सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने वाले का नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने ही ध्यान रखना सफेद पट्टी और चरखा जोड़ा था, लेकिन कब जोड़ा था, इंपॉर्टेंट बात, तो ध्यान रखना ये आपका जोड़ा तो बहुत पहले था, लेकिन ये हटाया कब गया था, या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चरखे की जगह पे अशोक चक्र कब लिया, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो चरखे की जगह पे अशोक चक्र लिया गया था, ध्यान रखना 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी था, ठीक है, चरखा था, लेकिन याद करो चरखे की जगह पे अशोक चक्र कब लिया गया, तो चरखे की जगह पे ध्यान रखना जो चक्र लिया गया था उसकी डेट भी याद कर लो, 22 जुलाई 1947। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब क्या होना चाहिए, फटाफट जल्दी से पढ़िए। ओके वेरी गुड, पढ़िए जल्दी से, थोड़ा भी स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि 8 बजने वाला है, बच चुका है एक्चुअली में, स्पीड बढ़ाएंगे। बताइए प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, विक्टोरिया महल पूछा जाए, विक्टोरिया मेमोरियल पूछा जाए, ये एक ही जगह पे है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ये लीजिए पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब क्या होना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं 37 में, पढ़िए, निम्नलिखित में कौन नंद वंश का संस्थापक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि घनानंद, क्योंकि फेमस घनानंद है, लेकिन घनानंद जो है वो नंद वंश का प्रतापी राजा जरूर था, लेकिन संस्थापक नहीं था, इस बात को याद रखिए।
संस्थापक नंदवंश तथा महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा जवाब फास्ट दीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट से पढ़िए, बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप सर ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ये आप यूरोप में थोड़ा ऊपर चले जाइए, हालांकि ये जो द्वीप है ये उत्तरी अमेरिका का जरूर है, उत्तरी अमेरिका का है, लेकिन इस द्वीप पर कई सालों तक डेनमार्क का कब्जा रहा है। और डेनमार्क जो देश है ना, वो एक छोटा सा नन्हा सा यूरोप महाद्वीप का है। तो यूरोप महाद्वीप के डेनमार्क ने उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड द्वीप पर कब्जा किया रहा कई सालों तक। बाकी मेडागास्कर के बारे में पता है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का, वो सर मेडागास्कर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जवाब दीजिए फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर, जवाब दीजिए। ये भी क्वेश्चन भाई आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा होगा। सचिन बिंद पीडीएफ वाले जो क्वेश्चन है ना, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था पहली क्लास के, है ना, तो जो क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मैंने उसको दोबारा से कराया है। ठीक है सचिन जी, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा भाई सेशन को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाक से जल्दी से लाइक ठोको। जापान की बताइए राजधानी जो टोक्यो है, ये कौन से द्वीप पे है? उदाहरण, जापान की राजधानी टोक्यो, सर ये होन्शु द्वीप पर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40वां, बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर फटाफट। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था उसी को सॉल्व कर रहा हूं। डूरंड कप बताइए किस खेल से संबंधित है? ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है। तो डूरंड कप की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, ये किस खेल से संबंधित है? सर फुटबॉल संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये लीजिए। विश्व में कौन सा महाद्वीप ऐसा है, महाद्वीप से कभी मैं सवाल जरूर लेके आऊंगा, है मैंने बताया कि बहुत जल्दी मैं स्टेटस जीके के ढेर सारे टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, है। विश्व का कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो मरुस्थल रहित है? ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में भी देखो मरुस्थल है, अफ्रीका में तो दो दो हैं, कालाहारी का है ऊपर, सहारा का है, एशिया में गोबी का मरुस्थल, चाइना के ऊपर आपका वो कौन सा कंट्री पड़ता है जहां का वो था चंदेश खां, गोबी का मरुस्थल है। ठीक है, मंगोलिया। लेकिन यूरोप में रखना कोई मरुस्थल नहीं है, हालांकि द्वीपों का द्वीप, द्वीपों का महाद्वीप, द्वीपों का महाद्वीप ये यूरोप को कहते हैं। तो यूरोप जो महाद्वीप है ना, वो ध्यान रखना कई द्वीपों से घिरा हुआ है, ज्यादातर पानी है। तो यूरोप महाद्वीप में ध्यान रखना किसी तरह का कोई भी मरुस्थल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं बताऊंगा, इसमें थोड़ी सी बातें मैं आपको साथ शेयर करूंगा, पढ़िए जल्दी से और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, मंगोलिया, चंदेश खां मंगोलिया से ही आया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होना चाहिए? 42, यस वेरी गुड, पढ़िए। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार रघुपति राघव राजा राम किसने गीत गाया था? बात दांडी मार्च की करते हैं तो दांडी मार्च ध्यान रखना जो शुरू हुआ था वो मार्च, है ना, कब से शुरू हुआ था? सर ये शुरू हुआ था 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी। 6 अप्रैल शुरू हुई थी सर, कहां से? साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, है, साबरमती आश्रम से यह यात्रा शुरू हुई थी और खत्म कहां हुई थी? दांडी में। और 6 अप्रैल से ही ध्यान रखना सविनय अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ था। बात करते हैं रघुपति राघव राजाराम, ये लिखना किसने था? तो ध्यान रखना इसकी रचना की थी लक्ष्मणाचार्य। तो पहले तो आप इसको याद कर लो कि रचना की थी लक्ष्मणाचार्य ने, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कि रचना किसने की या लिखा किसने, क्वेश्चन ये गाया किसने था। तो ध्यान रखना गाया था विष्णु पुलुस्टर ने, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर, ये लीजिए, जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से। सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी से होता है? आपको बता दे ये जो दर्रा है ना, ये पहले हिमाचल प्रदेश में, याद कर लो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ये दर्रा किस राज्य में है, तो आपका आंसर होगा सर ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लेकिन यह दर्रा बताओ किस नदी द्वारा बनता है, तो आपका जवाब होगा सतलुज नदी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जवाब दीजिए जल्दी से, पढ़िए।
फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होना चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसके प्रत्यक्ष रूप में हुई थी? है किसके प्रत्यक्ष का मतलब यहां पर यह है कि इनमें से किसके समकालीन हुई थी। तो आपको पहले दो बातें याद होना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई कब थी। सर भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1942 में हुई थी, सबसे पहले ये याद करो। अब जो भी घटना 1942 के आसपास हुई होगी वही इसका आंसर सही होगा। कैबिनेट मिशन क्रिप्स, अच्छा कैबिनेट मिशन सर 1946 में आया था ना, क्रिप्स मिशन 1942 में। अच्छा साइमन कमीशन, दो क्वेश्चन आते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 28 में। और लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते समय हुई थी, लाठी ठाकर, पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय। बाकी बेवेल योजना सर ये 1945 में। तो 1942 कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन। चलो बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए जल्दी से। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था? है ना, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों में सबसे ज्यादा सताया भी डलहौजी ने है, और सबसे ज्यादा जो देन है भारत में, चाहे वो रेलवे लाइन्स हो चाहे डाक टिकट हो, है ना, तो सबसे ज्यादा जो देन है वो भी जो है ध्यान रखना डलहौजी की देन है। तो भारत में डाक टिकट देने की शुरुआत डलहौजी ने शुरू की थी, और कब शुरू की थी? 1853 में, याद रखिएगा। हालांकि 1853 के बाद जब 1872 आया तो इसमें सबसे पहला PIN नंबर यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर ये 1872 को जारी हुआ। लेकिन डाक टिकट की शुरुआत की बात करते हैं तो ये डलहौजी ने 1853 में ही शुरू कर दिया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यस, ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होना चाहिए? जवाब दीजिए। किशोर कुमार, मैं क्लास को बस एक दो दे दो, मैं आपको बता दूं क्लास तो मैं स्टार्ट कर दूं, लेकिन मुद्दा ये फंसता है दोस्त कि मैं आपकी क्लास जो है ना बिना किसी कह सकते हो कि स्ट्रेटजी के या बिना किसी कंटेंट के नहीं स्टार्ट करूंगा। मतलब ये भले ही मैं एक दो दिन लेट करूं, लेकिन कंटेंट और स्ट्रेटजी में सबसे बेस्ट क्लास होगी यूट्यूब की। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 2 महीने की जो क्लास मैं प्लान कर रहा हूं ना, वो जिसने ले ली तो चाहे CBT 2 हो या फिर हमारा रेलवे हो, ग्रुप डी हो, इन दोनों में से उसका श्योर सिलेक्शन होगा। इस बात की मैं गारंटी खुद लेता हूं, इसका मतलब कंटेंट बेहतर होने वाला है। ठीक है, बताइए लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको कुछ बातें बता दूं, न्यूरोलॉजी क्या होता है? सर ये ब्रेन का अध्ययन होता है। सर होरोलॉजी क्या होता है? होरोलॉजी ध्यान रखना टाइम का अध्ययन होता है, टाइम। बाकी अगर हिपैटोलॉजी की बात करते हैं और हर्पेटो, पहले हिपैटोलॉजी होता है लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन हिपैटोलॉजी। लेकिन हर्पेटोलॉजी पता है क्या होता है? सर ये होता है सरीसृप का अध्ययन, सरीसृप का अध्ययन। और इससे मिलता जुलता एक वर्ड और है, मैं आपको बताऊं, हिमेटोलॉजी। अगर प्रश्न आ जाए कि बताइए हिमेटोलॉजी क्या होता है, देखो मिलता जुलता है ना, तो ये होता है ब्लड ग्रुप का अध्ययन। तो ब्लड ग्रुप का अध्ययन कहलाता है देखना हिमेटोलॉजी। तो आंसर तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ये लीजिए, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए। 47 और 48 दोनों बताइए जल्दी से, 47 और 48 दोनों बताइए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, ये मैंने प्रीवियस ये पहले वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं छुड़वा चुका था, उस दिन क्लास सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इसके आंसर तो आपको दे दिए थे लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, चलो अब हम लोग कल जो है ना 200 रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं दिया वाले दबा के एक बार लाइक कर दिए। पापी टोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ध्यान रखना पापी टोंडा नेशनल पार्क सर आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछे, मैं कई बार बता चुका हूं, त्वरण का मतलब होता है, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है वेग परिवर्तन बटे समय, जिसकी वजह से इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है, विमा बनती है LT-2। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है तो सेकेंड की पावर -2 है ना, मतलब तो वही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, ये लीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होना चाहिए, फटाफट से जवाब दीजिए। वेग समय ग्राफ की प्रवणता मतलब ढाल क्या बताती है? देखो दो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैं फिर से बता दूं, अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम दिया है और तुमसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम ऐसा है, तो दो प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे।
पहला प्रश्न आएगा कि बताइए इसका स्लोप क्या होता है, तो ध्यान रखना वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम की स्लोप जो बताती है वो मुझे त्वरण बताती है, मतलब एक्सेलरेशन बताती है। लेकिन अगर इसके अंदर का एरिया पूछा जाता है कि बताइए ये एरिया क्या बताता है, तो ध्यान रखना ये एरिया बताता है आपको डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम के दो आंसर जरूर याद कर लो, स्लोप त्वरण और एरिया डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने क्या पूछा है सर, प्रवणता यानी ढाल यानी स्लोप पूछी है, तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा त्वरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, और जल्दी से देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होना चाहिए। 23 से 24 बोला जा रहा है कि बताइए 23 से 24 इनमें से क्या है। आपको पता है जो मौलिक अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो अनुच्छेद 12 से 35 होते हैं। लेकिन 12 से 35 मत याद करो, 14 से पहले 18 याद करो, 18 के बाद 19 से 22 याद करो, फिर 23 से 24 याद करो, फिर 25 से 28 याद करो, और फिर 29 से 30 याद करो। सारे मौलिक अधिकार इसी में आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद की बात हो रही है। तो 14 से जो 18 होता है वो ध्यान रखना समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार याद कर लो जल्दी से, समानता। और 19 से 22 जो है स्वतंत्रता अधिकार। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा 23 से 24, सर ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण का अधिकार नहीं, शोषण का अधिकार मतलब तुम्हें शोषण करने का अधिकार, ऐसा नहीं, शोषण के विरुद्ध। और 25 से 28 आ जाता है धर्म या धार्मिक अधिकार, और उसके बाद 29 से जो 30 होता है सर, वो शिक्षा का अधिकार होता है, शिक्षा का। बस ऐसे ही याद करो आप लोग। बाकी फंडामेंटल राइट्स लिए गए थे अमेरिका से, यूएस से लिए गए थे 12 से 35, और भाग कौन सा है तो कह देना भाग सर 3 है, याद रहेगा। अब सवाल क्या है सर, 23 से 24 है ना, 23 से 24 तो शोषण आ गया, तो ढूंढो जल्दी से शोषण कहां है सर, ऑप्शन नंबर डी है, देख लो, देखो क्लियर है। तो आप सब लोग को आज मेरा एक छोटा सा काम करना है, जितने भी बच्चों ने लास्ट तक क्लास देखी है, बहुत सारे बच्चे हैं, आज आप सब लोगों का बस एक छोटा सा काम ये है कि आप सब लोग कम से कम 20 से 25 कमेंट है, अगर 500 1000 बच्चा होता तो मैं 100 कमेंट बोलता, लेकिन आज बस केवल और केवल 20 से 25 कमेंट आप मुझे वीडियो खत्म हो जाने के बाद करोगे और बताओगे कि आज की क्लास जो है वो कैसी रही। मतलब आप ये जो क्लास चल रही है शाम के 7 बजे वाली, इस क्लास की जो इंपॉर्टेंस है वो आपके एग्जाम में क्या है और आपकी लाइफ में क्या, ठीक है। चलिए, और बाकी मैंने जो क्लास डिस्कस की है पूरा शेड्यूल, वो आपको 1 या 2 दिन में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, और उसके बाद देखिएगा एकदम धुआंधार तरीके से रेलवे की तैयारी हो रही अगले 2 महीने तक। कहीं पर फोन में कोई बाबू सही, कोई सोना नहीं, बस आराम से जो पढ़ते रहिएगा। 2 महीने के बाद देखिएगा जिंदगी आपकी बदल जाएगी, ठीक है। चलिए, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देते हैं। हाँ, जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, योडी लिखिएगा, बीच में गैप दीजिएगा, फिर फिजिक्स लिखिएगा, फिर गैप दीजिएगा, और आगे लिखिएगा कॉन्सेप्ट, आगे लिखिएगा कॉन्सेप्ट। तो योगी फिजिक्स कॉन्सेप्ट, ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, ढेरों लड़का जुड़ा हुआ है, 6-7 हजार 6,000 के आसपास होने वाला है, आप भी जुड़ जाइए, डेली मैं इसकी पीडीएफ देता हूं, ठीक है। चलो, तो हम लोग खत्म करें आज का लेक्चर। कमेंट भाई सबको जरूर करना है, ठीक है, ओके। चलिए फिर आप सब लोग कल आइए, टाइम पर आइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। जय हिंद।